प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में आज हम बात करेंगे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की। शासन के प्रकार हमने पढ़े हैं और कल हमने बात की थी संसदात्मक प्रजातंत्र की। शासन के प्रकार दो प्रकार हैं, लोकतांत्रिक शासन में संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। आज हम बात करेंगे अध्यक्षात्मक व्यवस्था की। अध्यक्षात्मक व्यवस्था जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाई है, वहाँ राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति नाम मात्र का न होकर वास्तविक प्रधान होता है। अध्यक्षीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं। जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा पृथक होता है और कार्यपालिका विभाग का एक प्रधान ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है ना, यहाँ हमें ध्यान रखना है। अध्यक्षीय व्यवस्था का सबसे प्रमुख गुण है कि जहाँ संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान संसद के प्रति, प्रतिनिधि सभा के प्रति या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वहीं अध्यक्षीय व्यवस्था में वो पूर्णतया पृथक होता है, स्वतंत्र निर्णय लेता है। तो अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान पृथक होता है। गवर्नर के अनुसार अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। अपने कार्य के प्रति जनता के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करेंगे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं अध्यक्षीय शासन की विशेषताओं में सबसे पहला, जैसे कि हमने बात की थी, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अध्यक्षीय व्यवस्था में प्रमुख रूप से बिल्कुल अलग अलग होगी, अपनी नीतियों और अपने कार्यों के बारे में स्वतंत्र होगी, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। यह व्यवस्था अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में विशेष रूप से पाई जाती है। दूसरा गुण है या दूसरी विशेषता है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं। जैसा कि संसदीय व्यवस्था में देखने को मिलता है कि राज्य का प्रधान या राष्ट्रपति या सम्राट नाम मात्र का होता है और वास्तव में शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में या मंत्रिमंडल के हाथ में होती है, ऐसा नहीं है। अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र का न होकर वास्तविक होता है। जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति शक्तियों का वास्तव में प्रयोग वही करता है, नाम मात्र का या रबर स्टैंप नहीं होता है। तीसरी विशेषता की हम बात करते हैं, कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता। अमेरिका में राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है और वो 4 वर्ष तक पद पे रहता है। गंभीर परिस्थितियों में महाभियोग की कठिन प्रक्रिया के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है, अन्यथा वह अपने पद पे बना रहेगा। यानी कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अनिश्चित होती है, संसद के विश्वास तक पद पे रहती है, बीच में उसे हटाया भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में अंतर। दोनों में क्या अंतर है? जैसा कि हम जानते हैं, संसदीय व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से और क्या क्या अंतर हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोनों शासन प्रणाली में प्रमुख रूप से निम्नलिखित अंतर बताए जा सकते हैं। कार्यपालिका प्रधान की स्थिति में अंतर, जैसा कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र का होता है, रबर स्टैंप होता है, उसे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के एक प्रकार से कहें तो आदेश मानने ही होते हैं, जबकि यहाँ पर कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक होता है। अध्यक्षीय व्यवस्था में निर्णय उसी का होता है, यहाँ तक कि उसके सारे मंत्री भी उसके अधीन होते हैं। अमेरिका में कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के 7 मत एक तरफ
और राष्ट्रपति का एक मत एक तरफ, फिर भी एक मत माना जाएगा, यानी राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के विषय में अंतर, जैसा कि हमने अभी बात की थी, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध संसदीय व्यवस्था में घनिष्ठ होते हैं। मंत्री संसद में से ही चुने जाते हैं, उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि कार्यपालिका या अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका स्वतंत्र होती है, अपने निर्णयों के प्रति जनता के प्रति सीधी जिम्मेदार होती है। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पास कर कभी भी कार्यपालिका को पदमुक्त कर सकती है, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है और महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कार्यकाल को खत्म या समाप्त नहीं किया जा सकता। व्यवहार में महाभियोग की पद्धति को अपनाना भी अत्यंत कठिन होता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका संबंधी अधिकार भी अध्यक्षीय व्यवस्था में अधिक होते हैं। मंत्रियों की स्थिति में अंतर, जैसा कि हमने बात की थी कि मंत्री संसदीय व्यवस्था में कभी कभी अपनी दलीय स्थिति या अपने कद के कारण प्रभावशाली या पावरफुल भी हो सकते हैं, किंतु अध्यक्षीय व्यवस्था में किसी भी प्रकार से कार्यपालिका के अध्यक्ष या राष्ट्रपति से ऊपर मंत्रियों की स्थिति नहीं होगी। एक प्रकार से मंत्रियों को वहां पे निजी सचिव तक मान लिया जाता है। स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में तुलना, मानवीय स्वतंत्रता का रक्षण संसदात्मक या अध्यक्षात्मक किस व्यवस्था में अधिक श्रेष्ठ रूप में संभव है, यह एक जटिल प्रश्न है और इस संबंध में पर्याप्त विचार भेद है। यद्यपि संसदीय शासन विरोधियों का यह विचार है कि दलीय अनुशासन की बढ़ती हुई कठोरता, कार्यपालिका में विकसित होती हुई स्वेच्छाचारिता और व्यवस्थापिका के पतन की प्रवृत्ति के कारण आज संसदीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता की सुरक्षा समाप्त हो रही है। किंतु इस प्रकार की आलोचना के उपरांत भी हम देखते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में ही जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि सीधे ही कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अधिक नागरिक स्वतंत्रता बने रहने की संभावना संसदीय व्यवस्था में होती है। जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर इस संबंध में यह कहना उचित है कि संसदीय शासन अध्यक्षात्मक शासन की तुलना में अधिक जनतंत्रात्मक है। वही जनता से सीधा और लगातार जुड़ाव संसदीय व्यवस्था में ही संभव है। अध्यक्षीय व्यवस्था एक प्रकार की निरंकुशता ही है। अगर लोगों की समझ, राजनीतिक जागरूकता कम है तो 4 साल के लिए कोई भी व्यक्ति अध्यक्षीय शासन का फायदा उठा के तानाशाह बन सकता है, जो संसदीय व्यवस्था में संभव प्रतीत नहीं होता। अब बात करेंगे अध्यक्षीय व्यवस्था के गुणों के बारे में। दोनों शासन प्रणाली में कुछ लाभ और कुछ नुकसान है, तो अध्यक्षीय व्यवस्था के गुण देखते हैं हम। गुण अथवा लाभ क्या है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के? पहला है शासन में स्थायित्व। संसदीय व्यवस्था में जहां भी शासन में अस्थायित्व की प्रवृत्ति चलती है, यानी कि कभी भी सरकार अस्थिर हो सकती है, गिर सकती है, मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, दल बदल हो सकती है, आपसी खींचतान हो सकती है, ऐसी संभावनाएं अध्यक्षीय व्यवस्था में नहीं नजर आती। शासन स्थायित्व रखता है, शासन स्थायी होता है, तो इस प्रकार से देश के लिए अच्छी और जरूरी नीतियां मजबूती के साथ बनाई जा सकती है। दूसरा है शासन में कुशलता। जैसे कि हमने बात की थी, अस्थिर शासन कुशल नहीं हो सकता। जब स्थायित्व है तो कुशलता भी रहेगी। संसदीय व्यवस्था में जहां कमजोर सरकारें अपनी पार्टी को या अपनी सत्ता को लगातार बचाने की कोशिश करती रही है, वहीं अध्यक्षीय शासन में एक बार निर्वाचित होने के बाद देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाने में अपना पूरा समय राष्ट्राध्यक्ष और उनकी कार्यपालिका लगा सकती है। प्रशासन में एकता। इस व्यवस्था में संपूर्ण शासन एक ही व्यक्ति में होता है। अध्यक्षीय व्यवस्था में तो प्रशासन में कुशलता होती है, एक ही के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन। अध्यक्षीय व्यवस्था वास्तव में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करती है। शक्ति पृथक्करण का अर्थ है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को बिल्कुल अलग अलग रखना, और वास्तव में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पालन अध्यक्षीय व्यवस्था में ही हो पाता है। दलबंदी की बुराइयां कम। स्वाभाविक है, जब चुनाव बार बार नहीं होंगे, सिर पर नहीं खड़े होंगे, कभी भी चुनाव हो सके ऐसी स्थिति नहीं होगी, तो लोग स्वतंत्र होकर अपने अपने काम करेंगे। जबकि संसदीय व्यवस्था में लगातार चुनावों की संभावनाओं के मद्देनजर उग्र दलबंदी होती है। राजनीतिक दल के लोग लगातार जनता से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से उनको उकसाते रहते हैं। जैसे भारत में भी किसान आंदोलन चल रहा है, पहले कोई आंदोलन था, कभी कोई आंदोलन होता है, तो हर राजनीतिक पार्टी किसी न किसी आंदोलन को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, लोगों को, जनमानस को
आंदोलित करना चाहती है, आंदोलित करके रखना चाहती है ताकि सत्ता में या चुनाव में उनका फायदा उठा सके। बहुदलीय प्रणाली के लिए अत्यंत उपयुक्त। जिस देश में, जैसे भारत में भी पहले कभी था, अब तो सुधार हो गया है, जहां कहीं भी मिलीजुली सरकारें ज्यादा बनती है वहां शासन में स्थायित्व की संभावना कम होती है। तो अध्यक्षीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था वाली जगह ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होती है। एक बार कार्यपालिका अध्यक्ष चुन लिया जाता तो 4 साल तक या जो भी उसका समय है तब तक स्थायी रहता है। तो ऐसी स्थिति में बहुदलीय व्यवस्था में जो खिसकाने की, भागने की, दल बदलने की प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में बहुदलीय व्यवस्था जहां है वहां तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था बहुत अधिक उत्तम है। योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण संभव। अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति ही निर्णय करता है कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो वो योग्यता के आधार पर मंत्रियों का चयन कर सकता है। संसदीय व्यवस्था में विशेष रूप से जब मिलीजुली सरकार होती है तो अयोग्य व्यक्तियों को भी उनके मतों की दृष्टि से, उनके पास कितना बहुमत है, उनके पास कितने सांसद है, उनके पास कितने विधायक है, उस आधार पे मंत्री बनाना पड़ सकता है, जो अध्यक्षीय व्यवस्था में आवश्यक नहीं होता। तो कुशल व्यक्तियों का चुनाव कार्यपालिका अध्यक्ष कर सकते हैं। संकट काल के लिए श्रेष्ठ सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। संकट काल में जब तुरंत निर्णय करना आवश्यक होता है तब संसद को, वैसे भी कुछ विद्वानों ने बातों की दुकान, वाद विवाद करने की सभा कहा है, जो अनावश्यक समय खर्च करती है। अध्यक्षीय व्यवस्था में कोई भी संकट के समय निर्णय लेना हो तो तुरंत ले लिया जा सकता है। क्यों कि कार्यपालिका का प्रधान कौन है? एक व्यक्ति है, उसकी अपनी कार्यपालिका है, अपना मंत्रिमंडल है। निर्णय तुरंत और आसानी से और सटीक लिए जा सकते हैं। किसी प्रकार का व्यर्थ वाद विवाद और अनावश्यक विरोध नहीं झेलना पड़ता। तो संकट के समय तो अध्यक्षीय व्यवस्था पूरी तरह से उपयुक्त मानी जाती है। कार्यपालिका विधानमंडल पर छा नहीं सकती। अध्यक्षीय व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण व्यवस्थापिका कार्यपालिका अलग अलग संगठित होती है। इसके अंतर्गत दलीय आधार पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर छा नहीं सकती और व्यवस्थापिका स्वतंत्रतापूर्वक अपने कानून निर्माण करती है। संसदीय व्यवस्था में एक विशेष बात है जो हमने देखी है कि संसद में जिस दल का बहुमत हो उसी की सरकार होती है, उसी के मंत्री बनते हैं। तो आमतौर पे अपनी ही पार्टी के लोग या अपनी ही पार्टी के सांसद कार्यपालिका कोई भी काम करे, प्रधानमंत्री कोई भी काम करे, उसका विरोध नहीं करते और कानून भी आमतौर पे कार्यपालिका की इच्छा अनुसार बन जाते हैं। जबकि अध्यक्षीय व्यवस्था में, क्योंकि व्यवस्थापिका अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है, कार्यपालिका अध्यक्ष अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई दबाव एक दूसरे पर नहीं डाल सकते। अब हम बात करेंगे तमाम अच्छाइयां होने के उपरांत भी लोकतांत्रिक दृष्टि से देखें तो कार्यपालिका या अध्यक्षीय व्यवस्था में कुछ दोष पाए जाते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। प्रशासनिक एकता के सिद्धांत का विरोध। प्रशासन में एकता तब हो सकती है जब समन्वित रूप से सभी अंग काम करे सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। किंतु यहाँ पर वर्तमान समय में प्रशासन के संबंध में आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, जिसके अनुसार प्रशासन में भी मानवीय शरीर के समान ही एकता और अंगों की परस्पर निर्भरता होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक सिद्धांत इसके विरुद्ध है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। विधायी और प्रशासनिक विभागों में सहयोग का अभाव। प्रशासनिक विभाग कार्यपालिका के अधीन होते हैं, विधायी विभाग प्रतिनिधि सभा के अधीन होते हैं, कांग्रेस के अधीन होते हैं, संसद के अधीन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कभी कांग्रेस में किसी और पार्टी का बहुमत और राष्ट्रपति किसी और पार्टी का हो तो विशेष रूप से खींचतान और तनाव देखने को मिलता है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में कठिनाई। अध्यक्षीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका के साथ संबंध न होने के कारण कोई भी शक्तिशाली विदेश नीति अपनाने में कठिनाई पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्यपालिका के द्वारा अपनाई गई विदेश नीति को व्यवस्थापिका से समर्थन प्राप्त न हो। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति विल्सन जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्रपति को राष्ट्रसंघ से संबंधित अपनी नीति में व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। राष्ट्रसंघ अमेरिका के राष्ट्रपति के चाहने पर ही बना था, किंतु वहां की कांग्रेस ने उसके लिए इनकार कर दिया, तो अमेरिका खुद उसका सदस्य नहीं बन सका। तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है, जैसा कि हमने बात की थी कि पार्टी विशेष का बहुमत अगर मान लो कांग्रेस में है और कार्यपालिका प्रधान किसी और पार्टी का है तो ऐसा देखने को मिलता है। कम राजनीतिक शिक्षा।
संसदात्मक व्यवस्था में निरंतर वाद विवाद और तर्क वितर्क होते हैं। सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्री अपना जवाब देते हैं, जनता को अच्छी राजनीतिक शिक्षा मिलती है। किंतु अध्यक्षीय व्यवस्था में केवल चुनाव के समय 4 बार 1 साल ही लोगों को जागरूक होने का अवसर मिलता है। निरंकुशता की आशंका। अध्यक्षीय व्यवस्था में जैसा कि हमने बताया था, 4 वर्ष तक चुने जाने के बाद बड़ी मुश्किल से ही किसी विशेष कारण से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता, अन्यथा नहीं। तो 4 साल तक निरंकुशता की संभावना बनी रहती है। परिवर्तनशीलता का अभाव। संसदीय व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार कार्यपालिका के प्रधान को दल में ही बदला जा सकता है, किंतु यहाँ ऐसा संभव नहीं है। कार्यपालिका प्रधान अध्यक्षीय व्यवस्था में नहीं बदला जा सकता, संसदीय व्यवस्था में यह लचीलापन पाया जाता है। उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। इस शासन व्यवस्था में प्रशासनिक बुराइयों के लिए व्यवस्थापिका अथवा प्रशासन में से किसी एक को निश्चित रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यदि प्रशासन में कोई बुराई उत्पन्न होती है तो इसके लिए दोनों विभाग एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराते हैं। अमेरिका में किसी भी प्रशासनिक विभाग में कोई संकट उत्पन्न होता है तो कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा के बरी होने की कोशिश करते हैं। गुण दोषों के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था संसदीय व्यवस्था है, किंतु संसदीय हो अथवा अध्यक्षात्मक प्रणाली हो, लोगों की जागरूकता, जनमानस की राजनीतिक चेतना कितनी है, उससे ही सारा दृष्टिकोण जो लोकतांत्रिक महत्व रखता है वो निर्भर करता है। भारतीय विद्यार्थियों के लिए भारत में कई बार मांग उठी है कि क्या उपयुक्त व्यवस्था अध्यक्षीय हो सकती है। देखें तो भारत में धीरे धीरे अध्यक्षात्मक प्रवृत्ति जन्म ले रही है। संसदीय व्यवस्था में जहां पहले से कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है उसका नाम ओपन नहीं किया जाता, वहीं आजकल ये प्रवृत्ति होती है कि जिस दल ने अपना नेता घोषित कर दिया है और राष्ट्र के सम्मुख उस नेता ने अपनी नीतियां और अपने कार्यक्रम बताने शुरू किए हैं, लोग उनको एक आदर्श नेता, आदर्श लीडर मान लेते हैं। तो कहने के लिए भारत में संसदीय व्यवस्था है, किंतु इतने बड़े देश के लिए बहुदलीय व्यवस्था को देखते हुए अच्छा होगा कि हम अध्यक्षात्मक प्रणाली को काम में लें, और यदि सिद्धांत में इसको नहीं भी ला सकें तो भी व्यवहार में धीरे धीरे अध्यक्षीय प्रारूप भारतीय संविधान पे, भारतीय जनमानस पे हावी होता जा रहा है। और आगे आने वाले समय में सभी राजनीतिक दलों को अध्यक्षात्मक प्रणाली से ही या उसके तरीकों से ही अपना नेता पहले से उजागर करते हुए जनता के सम्मुख रखना पड़ेगा और उसी के नाम पे वोट मारने पड़ेंगे, जैसा कि अभी भारत में सरकारें करने लगी है। धन्यवाद।